भाभी भाभी। क्या हुआ नवीन? भाभी अब ये रोज रोज सफेद साड़ी पहनना छोड़ दीजिए। आप आपके ऊपर ये सफेद कलर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैंने आपके लिए कुछ रंग बिरंगी साड़ियाँ लाई हैं, आपसे ना आप यही पहनिएगा। नहीं नवीन, अब मेरे लिए रंगों का कोई महत्व नहीं है। अब तो मेरा जीवन इस सफेद रंग के साथ ही कट जाएगा। अरे भाभी, मानता हूँ कि भैया आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ देंगे? बस करो नवीन, ये कैसी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो तुम? तुम्हें नहीं मालूम क्या हमारे समाज के क्या रीति रिवाज है? हमारे समाज में दीदी जैसी स्त्रियों को अभागन कहते हैं। शालिनी, कम से कम तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो ऐसी बात करना ना शोभा नहीं देता। अरे तुम कौन से जमाने में जी रही हो? यह सब पहले समय की बात है, आजकल यह सारे रीति रिवाज कोई नहीं मानते हैं। अरे किसी के मानने न मानने से क्या होता है, लेकिन खुद दीदी को तो ये चीज माननी चाहिए ना, क्योंकि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, इस हिसाब से वो अभागन है। और अभागन स्त्रियों को रंग बिरंगे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। क्यों दीदी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ शालिनी, सही कह रही हो तुम, अभागन हूँ मैं और मुझे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। शालिनी, ये क्या किया तुमने? तुमने अपनी कठोर कटु बातों से भाभी का दिल दुखा दिया। बेचारी पहले से ही कितनी दुखी है और तुमने उन्हें और दुखी कर दिया। नवीन, जानती हूँ मेरी बातें कठोर है, कड़वी है, लेकिन ये कैसे भूल गए कि सच कड़वा होता है? मैंने जो कुछ कहा है ना, वह समाज के रीति रिवाज को देखते हुए कहा है। अगर दीदी रंग बिरंगे कपड़े पहनेगी तो यह समाज उनके ऊपर थू थू करेगा और हम लोगों के ऊपर उंगली उठाएगा कि हम कैसे दीदी को रंग बिरंगे वस्त्रों के साथ रहने दे रहे हैं। हम इस समाज में रहते हैं नवीन, और हमें इस समाज के रीति रिवाज को मानना ही पड़ता है। नहीं शालिनी, नहीं, ये गलत है। अगर पत्नी गुजर जाती है तो कुछ महीने नहीं बीतते और पति दूसरी शादी कर लेता है, और इधर पति के गुजर जाने के बाद पत्नी को अरे रंग बिरंगे वस्त्र तक पहनने का अधिकार नहीं होता है। ये कैसे नियम है? किसने बनाया है ये घटिया नियम? बेचारी मेरी भाभी, उनकी शादी को मुश्किल से 7 महीने ही बीते थे और 7 महीने में ही भगवान ने हमारे भैया को उनसे छीन लिया और वह बेचारी अकेली हो गई। बेचारी भाभी पहले से ही तो कितनी दुखी थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद भैया भाभी ने उनकी शादी ब्याह किया। क्या क्या सपने सजाए थे भाभी ने, क्या क्या अरमान लेकर आई थी भाभी। हमेशा मुझसे बताती थी कि वो ये करना चाहती है, वो करना चाहती है, भैया के साथ यहाँ घूमना चाहती है, वहाँ घूमना चाहती है, लेकिन ईश्वर ने मेरी भाभी की खुशियां ही छीन ली। लेकिन मैं अपनी भाभी को दुखी नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी भाभी की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा और उन्हें इस बेरंग के वस्त्र में नहीं रहने दूंगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगी, जैसी मर्जी आए वैसा जिएंगी। मैं ये बकवास, ढोकले और घटिया नियमों को नहीं मानता समाज के। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समाज ने जो नियम सबके लिए बनाए वह नियम हम मानेंगे। हम समाज से अलग नहीं है। शालिनी, समझा करो बात को। अरे तुम भी एक औरत हो, कैसी बात कर रही हो? अगर मुझे कुछ हो गया तो बताओ, यह सब तुम्हारे ऊपर बीतेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? खबरदार नवीन, कैसी बात कर रहा है तू? अरे ईश्वर ने इतना बड़ा गाज गिराया मेरे कलेजे के ऊपर, जो उन्होंने मुझसे मेरा बड़ा बेटा छीन लिया, और अब तू भी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या कहूँ माँ, क्या कहूँ तुम्हें? देखिए ला शालिनी को कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। बेचारी भाभी इतने बड़े दुख के साथ जी रही है। कम से कम उन्हें थोड़ी बहुत खुशियाँ देना हमारा फर्ज है, हम उनका परिवार है। और इस शालिनी तो समाज के बड़े बड़े नियम गिना रही है। मैं तो बस इसीलिए कह दिया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या शालिनी ये सारे नियम अपने ऊपर लागू होने देगी? देख बेटा, समाज के बनाए हुए नियमों को ना इंसान को मानना ही पड़ता है, क्योंकि हम इसी समाज का हिस्सा हैं और हमें समाज के साथ ही रहना है। नहीं माँ, मैं नहीं मानूंगा। कैसे घटिया नियम है ये? क्या पति इस दुनिया में नहीं है तो इंसान से जीने के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं? देखिए ना मम्मी जी, ये किसी की नहीं सुनते हैं, अपने मन की ही करते हैं। मैंने रोज समझाती हूँ, लेकिन ले देके कभी ये भाभी के लिए कुछ लेकर आ जाते हैं तो कभी कुछ लेकर आ जाते हैं। देखिए मम्मी जी, यही सब चलता रहा ना तो वह दिन दूर नहीं जब सारा समाज हमारे घर की ओर उंगली दिखाएगा, आपके और पापा जी के ऊपर कीचड़ उछालेगा। सोच लीजिए आप क्या चाहती हैं, क्योंकि आपका बेटा तो आपकी बात मानने वाला है नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगा, उसे मानना पड़ेगा। नहीं मम्मी जी, ये किसकी बात नहीं मानते हैं? पिछले 1 महीने से मैं हर रोज इन्हें यही सब समझा रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात जरा भी नहीं मानते हैं। और आज ही देख लीजिए ना, थैला भर रंग बिरंगी साड़ियाँ लेकर आ गए हैं भाभी के लिए। ये अच्छी बात है क्या बताइए? अरे लोग दुनिया को ये सब पता चलेगा तो कैसी कैसी बातें करेंगे। यहाँ तक लोग यह भी कह सकते हैं कि जवान भाभी है तो देवर भाभी के ऊपर डोरे डाल रहा है। बस करो शालिनी, बस करो। ये क्या बोले जा रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम धीरज धरो, मैं बात करूंगी बड़ी बहू से। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, कुछ भी करके ना ये दीदी को इस घर से निकलवाना ही होगा मुझे, क्योंकि मैं देख रही हूँ भैया क्या गए हैं। नवीन का पूरा ध्यान तो अपनी भाभी के ऊपर आ गया है, वह तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। कब से सोचा था मैंने कि मैं मायके जाऊंगी, कुछ दिनों के लिए मायके जाऊंगी, लेकिन दीदी के चलते ना मुझे मायके जाने को भी डर लगने लगा है। और ये नवीन भी ना भाभी करके पूरे टाइम बस उन्हीं के आसपास भटकते रहते हैं। अरे भैया, जमाना खराब है, क्या पता भाभी और देवर की नीयत खराब हो गई तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। अभी तो मेरे बाल बच्चे भी नहीं हुए हैं। कुछ भी करके भाभी को ना इस घर से निकलवाना है मुझे। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? लगता है भगवान ने सारे दुख मेरे लिए
ही चुनकर रखे हैं। समय से पहले माता पिता को मुझसे छीन लिया। भाभी के दुर्व्यवहार ने मायके में मेरा जीना हराम कर दिया। ससुराल आई थी कितने सारे सपने लेकर कि मैं प्रमोद जी के साथ कि हमेशा खुश रहूंगी, अपने सारे सपनों को पूरे करूंगी। लेकिन ये क्या, कुछ दिन के बाद उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और अब देवरानी है जिससे मेरा यहाँ रहना भी देखा नहीं जा रहा है, वह बात बात में मुझे ताने मारे बिना रह नहीं सकती है। और माँ जी को भी बस अब मैं ही अपसगुनी अभागी लगने लगी हूँ। बेचारे एक देवर जी हैं जिन्हें मेरा दुख दिखता है और वह मेरे लिए सोचते हैं। वह चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं, लेकिन कैसे खुश रह सकती हूँ मैं, कैसे खुश रह सकती हूँ? मेरा खुश रहना भी तो यहाँ लोगों को गड़ता है। कितनी कोशिश करती हूँ मैं कि प्रमोद जी को धीरे धीरे करके भूल जाऊं और एक नई जिंदगी शुरुआत करूं। मैं कुछ करूं जिंदगी में, आगे 2 रुपए कमाने के बारे में सोचूं और अपना जीवन बनाऊं। लेकिन यहाँ तो घर से कदम भी बाहर रखो तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि देख लो कैसे अभागी स्त्री घर से बाहर निकल रही है। जाऊं तो जाऊं कहाँ? लगता है पूरी दुनिया में मेरे लिए सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। दीदी क्या हुआ सालू? देखो दीदी, बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन ना भले आपको शर्म हो ना हो, लेकिन ना हमें अपनी इज्जत की बहुत परवाह है। अरे लोग 4 तरह की बातें करें, हम पर उंगली उठाए, इससे कहीं अच्छा है कि आप ना इस बात को पहले से समझ लो। नवीन चाहे कितना भी आपको किसी चीज के लिए फोर्स करे, लेकिन आपको कभी भी नवीन की बात नहीं माननी चाहिए। वैसे भी मम्मी जी और पापा जी आपको लेकर बहुत परेशान है। उन्हें बहुत डर लग रहा है कि इतनी कम उम्र में आप विधवा हो चुकी हैं। देखो बहू जी, मम्मी जी देखो, हम नहीं चाहते कि कल को बाहर वाले हमारे ऊपर उंगली उठाएं या हम लोगों के बारे में, हमारे घर के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करें। अब इस घर की इज्जत बचाना ना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने ऐसा वैसा कोई भी कृत्य किया तो हमसे बुरा कोई ना होगा, फिर हम सब कुछ भूलकर तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। नवीन बच्चा है, उसे अभी रीति रिवाज और समाज के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन तुम्हें तो ये सब मालूम है ना, इसीलिए तुम नवीन की बातों में बिल्कुल नहीं आओगी और तुम्हें हम जैसे रहने कहेंगे तुम वैसे ही रहोगी। ठीक है मम्मी जी, आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा रहूंगी। मेरे पास सब लोगों की बात मानकर चुपचाप यहाँ रहने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, क्योंकि गांव में माँ बाप तो है नहीं और भाभी का व्यवहार तो इतना खराब है कि मैं चाहकर भी भैया भाभी के दरवाजे में जाना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए सब लोग मुझे जैसे रहने को कहेंगे मैं वैसे रहूंगी, घर का पूरा काम करूंगी, किसी चीज की कोई शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन यही मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी, कम से कम यहाँ सम्मान की 2 रोटी तो खाऊंगी मैं। कितने दिन हो गए हम लोग पिक्चर देखने नहीं गए हैं। मैं आज इनसे कहती हूँ कि हम लोग शाम को मूवी देखने चलेंगे। ओ नवीन, आ गए आप? हाँ शालिनी, वो मैं बोल रही थी नवीन कि कितने दिन हो गए हम लोग मूवी देखने नहीं गए हैं, क्यों ना हम शाम को मूवी देखने चलते हैं और बाहर से ही डिनर करके आएंगे। ठीक है, एक काम करो, मैं ना 3 टिकट्स बुक करवा लेता हूँ। तुम भाभी से भी कह दो, हम शाम को सब लोग मूवी देखने चलेंगे। ये क्या तरीका है? अरे हम पति पत्नी को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, ले देकर बस कहीं भी हो, बस भाभी को ले चलते हैं, भाभी को ले चलते हैं। ये कैसी बात कर रही हो शालिनी? बेचारी भाभी कितनी दुखी है। अगर वो हम लोगों के साथ बाहर जाएगी तो थोड़ी बहुत उन्हें खुशी मिलेगी, थोड़ी बहुत वह भैया की यादों से बाहर आने की कोशिश करेंगी। समझने की कोशिश करो ना। देखो नवीन, ये बात बात में पति पत्नी के बीच में भाभी को घुसाना ना जरा भी ठीक नहीं है। और इतना ही शौक है आपको अपनी भाभी के साथ जाने का ना, तो एक काम कीजिए, आप अपनी भाभी के साथ ही जाइए, मुझे नहीं जाना है उनके साथ। शालिनी, ऐसा मत बोलो शालिनी, तुम भी एक औरत हो, भाभी के दुख को समझने की कोशिश करो ना। क्या बीत रही होगी बेचारी के ऊपर। बस एक काम कीजिए ना, आप ना मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, मुझे ना मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और जाकर ना बस अपनी भाभी को खुश रखने की कोशिश कीजिए। कितनी अजीब बात है, दूसरे तो दूसरे घर वाले भी बेचारी भाभी के दुख को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मायके में माँ बाप नहीं है, अरे वह जाए तो जाए कहाँ? अगर हम लोग इस मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ठीक है, अगर नहीं जाना है शालिनी को तो कोई बात नहीं। अरे क्या हुआ शालिनी, इतने गुस्से में क्यों है बेटा? देखिए ना मम्मी जी, ये नवीन को कुछ समझ में आता है या नहीं? बस हर बात में कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, भाभी भाभी भाभी, हर बात में भाभी को बीच में लाना जरूरी है क्या? अरे हम पति पत्नी हैं, हमें भी तो प्राइवेसी चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए, क्या हो गया ये तो बताओ। वो मम्मी जी, मैंने इनसे कहा कि हमें पिक्चर देखने जाना है तो कहते हैं कि 3 टिकट्स करा रहा हूँ, भाभी को भी लेकर चलते हैं। ये नवीन भी ना पूरा भाभी भाभी करते रहता है। रुक जा, मैं नवीन से बात करती हूँ। नहीं मम्मी जी, आज बात मत कीजिए, क्योंकि आज तो मैंने साफ साफ मना कर दिया है, मुझे नहीं जाना है मूवी देखने। लेकिन देखिए मम्मी जी, अगर दीदी इसी तरह हमारी जिंदगी में टांग अड़ाती रही ना, तो सच में मैं नवीन जी के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। समझती हूँ बेटा, समझती हूँ मैं, तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी ना। हे भगवान, एक बेटे को तो ऊपर वाले ने मुझसे छीन लिया, लेकिन दूसरे बेटे की खुशियाँ मैं उसे छीनने नहीं दूंगी। अगर इसी तरह सच में बड़ी बहू छोटे बहू बेटे की जिंदगी में टांग अड़ाती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि छोटे बेटे बहू की जिंदगी ही बिखर जाए। और ये नवीन तो ना कुछ ज्यादा ही भाभी भाभी के नाम की माला जपता है। मुझसे कल बबीता भी तो कह रही थी कि नवीन कुछ ज्यादा ही भाभी भाभी करता है। अरे भाग्यवान, तो क्या हो गया? वो अपनी भाभी की परवाह करता है। मैं भी जानती हूँ जी, नवीन शुरू से ही अपनी भाभी से जुड़ा हुआ था। वो अपने भाभी भैया को राम और सीता की जोड़ी समझता था और खुद लक्ष्मण बनकर उनके आगे पीछे भटक
समझती हूँ, लेकिन हर कोई नहीं समझता है। आजकल तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं कि नवीन कुछ ज्यादा ही भाभी भाभी करता है। देखो जी, बड़ी बहू भी जवान है और हमारा बेटा भी। ऐसे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे कई लोग कुछ सोच रहे हैं, कई लोग कुछ सोच रहे हैं, और यहाँ तक अब हमारी बहू शालिनी भी अब हमारी बड़ी बहू को लेकर सवाल करने लगी है। उसे बड़ी बहू से जलन होने लगी है क्योंकि उसका पति उससे कहीं ज्यादा अपनी भाभी के आगे पीछे घूमता है। अरे भाग्यवान, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हमारे बेटे बहू कैसे हैं। और हमारा नवीन तो कितने साफ दिल का है। वह इस तरह की गंदी घिनौनी बातों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है। लेकिन किस किस के मुंह को बंद करोगे और किसके किसके विचार को बदलोगे? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान? कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा जी, क्योंकि मैं अपने घर को बिखरते हुए नहीं देख सकती। ठीक है, सोचो, लेकिन देखो जो भी सोचना बहुत सोच समझ कर। दीदी एक बात कहूँ मैं आपसे? कहो ना शालिनी। दीदी कुछ दिनों के लिए आप अपने भैया भाभी के पास क्यों नहीं चली जाती हैं? वहाँ जाएंगी तो बाल बच्चों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। नहीं शालिनी, मैं अभी नहीं जा रही हूँ, फिर जाऊंगी ना बाद में। दीदी क्या आपको आपके भैया भाभी की याद नहीं आती है? जब से बड़े भैया का निधन हुआ है तब से एक बार भी आप अपने मायके नहीं गई हैं। हाँ भैया ने फोन तो किया था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। अच्छा शालिनी, शालिनी बेटा। जी मम्मी जी, अभी आई। माँ माँ। अरे क्या हुआ नवीन? भाभी भाभी बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। भाभी भाभी आपको पता है मेरा प्रमोशन हो गया। भाभी भाभी माँ, सब कुछ आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। हाँ नवीन, भगवान करे दिन दुगनी रात चौगुनी ऐसी ही तरक्की करते रहो तुम। शालिनी शालिनी, तुम्हें मालूम है मेरा मेरा प्रमोशन हो गया। शालिनी क्या हुआ? इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी तुम खुश नहीं हुई? नहीं तो कैसी बात कर रहे हो? भला आपका प्रमोशन हो गया और मैं खुश क्यों नहीं होंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं अभी माँ को यह खुशखबरी सुना कर आता हूँ। आज नवीन की खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज नवीन का बहुत समय बाद प्रमोशन हुआ था। वह खुशी से बहुत उछल रहा था और इसी खुशी में उसने सिर्फ सादे मन से अपनी भाभी को गले से लगा लिया। लेकिन यह दृश्य शालिनी ने देख लिया और यह सब देखकर शालिनी आग बबूला हो चुकी थी। और इसी दिन से शालिनी नवीन और अपनी जेठानी के रिश्ते को गलत नजरिए से देखने लगी थी। नवीन जी का तो समझ में आता है, लेकिन दीदी को भी जरा शर्म नहीं आती? आज तो सिर्फ दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, और बढ़ते बढ़ते दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ जाएगी कि यह लोग अपनी सारी हदें भूल जाएंगे। इससे पहले कि दीदी मुझसे मेरे नवीन को छीन ले, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मम्मी जी खुद ब खुद दीदी को धक्के मार के इस घर से निकाल देगी। लेकिन यह सब नवीन जी के रहते पॉसिबल तो नहीं है। अब नवीन जी का प्रमोशन तो हो ही गया है। जब ये ट्रेनिंग के लिए बाहर जाएंगे ना, तभी मैं यह सारी चाल चलूंगी और दीदी को धक्के मार के इस घर से निकलवा दूंगी। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है इन दोनों के रिश्ते में कुछ न कुछ काला है। नवीन अपनी भाभी को माँ के रूप में देखता था, बहुत मान सम्मान करता था उनका, और वह उनके सामने अपने आप को एक बच्चे जैसा समझता था और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन शालिनी को उनके रिश्ते में सब कुछ गलत नजर आने लगा था। धीरे धीरे शालिनी का शक और जलन इतना बढ़ता गया कि अब उसने अपनी जेठानी को घर से निकलवाने का इरादा बना लिया था। दीदी। हाँ शालिनी, क्या हुआ? दीदी आपके रसोई का काम खत्म हो गया है क्या? हाँ कहो ना, क्या काम है तुम्हें? वो इनका प्रमोशन हुआ है ना, तो यह 2 हफ्ते के लिए बाहर ट्रेनिंग में जा रहे हैं। बस इनके लिए सूखा नाश्ता बनाना है। क्या नवीन 2 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग में जा रहा है? हाँ दीदी, बस बना दीजिए उनके लिए सूखा नाश्ता। हाँ क्यों नहीं, मैं बना देती हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि नवीन को क्या खाना ज्यादा पसंद है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ रात दिन कि नवीन खूब तरक्की करे, अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़े, वह अपने माता पिता का नाम रोशन करे। क्योंकि मम्मी जी पापा जी के से तो उनके बड़े बेटे का साथ ऊपर वाले ने छीन ही लिया है, लेकिन छोटे बेटे से उन्हें इतना प्यार और इतना मान सम्मान मिले कि वह अपने बड़े बेटे की जुदाई को आसानी से भूल पाए। भाभी भाभी। हाँ नवीन। भाभी मैं 2 हफ्तों के लिए बाहर ट्रेनिंग में जा रहा हूँ। आप मेरी ना पसंद के सारे सूखे नाश्ते बना दीजिए। हाँ नवीन, मुझे शालिनी ने बताया ना, मैं तुम्हारी पसंद के सारे नाश्ते बना दूंगी। ठीक है भाभी, मुझे आप सब लोगों की वहाँ बहुत याद आएगी। नवीन तुम मन लगाकर अपना काम करना और मम्मी पापा का नाम रोशन करना। हाँ भाभी, सब आप ही का तो आशीर्वाद है। अरे चलिए ना, मैंने भाभी को बता दिया है क्या बनाना है, आप चलकर अपनी पैकिंग कर लीजिए। ठीक है भाभी, अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप फोन लगा सकती हैं मुझे। ठीक है नवीन, तुम चिंता मत करो मेरी, और तुम बस मन लगा के अपना काम करो। मुझे कुछ भी करके ना इस दीदी को तो इस घर से निकालना ही होगा। बस ये एक बार अपनी ट्रेनिंग में चले जाए, फिर देखना मैं कैसे इन्हें घर से निकालती हूँ। इनको तो ना बस अपनी भाभी के पास जाने का बहाना चाहिए। जब इन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि मैं भाभी से जाकर सूखे नाश्ते बनवा लूं, तब फिर खुद को जाकर बताने की क्या जरूरत थी। और दीदी ने भी जैसे सुना कि ये ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे हैं तो उनका भी चेहरा लटक गया था। इसका मतलब दीदी भी यही चाहती है कि नवीन मुझे छोड़कर, मुझे भूलकर उन्हें अपना ले और उनकी जिंदगी में रंग भर दे।
लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने नवीन को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। मैं बस ये जैसे ही चले जाएंगे वैसे ही मम्मी जी से ये सारी बातें करूंगी। इधर शालिनी अपनी जेठानी के खिलाफ साजिशें रच रही थी, उधर नवीन अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। भाग्यवान, नवीन के बिना यह घर कितना सूना लग रहा है। हाँ जी, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, ना ही खाने पीने का मन हो रहा है। कितना सूना हो गया है ये घर। मम्मी पापा जी चलिए चलकर खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, हमें भूख नहीं है, हम बाद में खा लेंगे। जाओ तुम लोग खाना खा लो। लेकिन पापा आपको दवाई खानी पड़ती है ना, तो समय से खाना खाना चाहिए। हाँ जी जाओ ना, जाकर आप खाना खा लो। नहीं शारदा, मन नहीं है अभी मेरा। क्या हो गया? पिछले आधे घंटे से इन्हें मैं फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा है। मीटिंग तो 11 बजे के बाद शुरू होती है, फिर अभी इनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कल तो इन्होंने मुझसे कहा था कि यह 11 बजे तक ही अपने रूम में रहते हैं, लेकिन आज फोन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, मैंने मैसेज तो कर दिया है, जब ये मेरा मैसेज देखेंगे तो खुद मुझे कॉल कर लेंगे। मैं दीदी से जाकर खाना बनाने के लिए कह देती हूँ। शालिनी जैसे ही अपनी जेठानी के कमरे में जाती है तो वह देखती है कि उसकी जेठानी उसके पति से फोन में हंस के बात कर रही है, और यह देखते ही शालिनी का मानो खून खोल गया हो, वह गुस्से से आग बबूला हो गई। अरे नहीं नवीन, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। हाँ नवीन, तुमने खाना खा लिया? और हाँ, वहाँ तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं काम में? देखो मन लगाकर काम करना है तुम्हें। मैं इन्हें आधे घंटे से फोन लगा रही हूँ, तो यह मुझसे बात ना करके यह अपनी भाभी से बात कर रहे हैं। अब तो बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आज ही मैंने धक्के मार के इस घर से निकलवा दूंगी। अच्छा ठीक है नवीन, रखती हूँ मैं फोन, अब तुम अपने काम में ध्यान दो। अरे शालिनी तुम, वाह दीदी वाह, मान गए आपको। सफेद चोले के आड़ में क्या रंगीन खेल खेल रही है आप मेरे पति के साथ। शालिनी ये क्या बोल रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? दीदी ये सब तमाशे तो मैं बहुत दिनों से देख रही थी, लेकिन मुझे पक्का सबूत चाहिए था, और यह सबूत आज मुझे मिल चुका है। कैसा सबूत शालिनी, कैसी बात कर रही है तू? मेरा पति मुझे फोन न करके आपको फोन कर रहा है। बताओ क्या आपको हर एक अपडेट देना इतना जरूरी है? मैं पिछले आधे घंटे से उनको फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे फोन नहीं लगाया, बल्कि आपको फोन लगाया। इसका मतलब आप दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, वह मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। आप कोई बहानाबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती हैं। हाँ, लेकिन इसमें आपकी भी क्या गलती है? मेरा पति खुद आपके आगे पीछे घूम रहा है। आप अपनी अदाओं से मेरे पति को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। शालिनी ऐसा मत बोल शालिनी, मैं तेरे हाथ पर जोड़ती हूँ मेरी बहन। मैंने नवीन को अपने बच्चे की नजरियों से देखा है। बस कीजिए दीदी, बस कीजिए, ये ढोंग ना आप किसी और के सामने दिखाइएगा। मैं इतने दिनों से जो देख रही हूँ ना, मैं पागल नहीं हूँ। शालिनी क्या हो गया? इतने जोर जोर से क्यों चीख रही है तू? मम्मी जी बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज आपको फैसला करना होगा। कैसा फैसला शालिनी? मम्मी जी देखिए ना, जिस बात का डर था वही हुआ। आपका बेटा नवीन और आपकी बड़ी बहू गौरी के बीच में ये सब क्या चल रहा है? नहीं मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। नवीन को मैंने कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं, और नवीन भी मुझे अपने माँ के तुल्य मान सम्मान देता है। मम्मी जी इनसे साफ साफ कह दीजिए कि अब इन्हें ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने आज रंगे हाथे इन लोगों को पकड़ा है। मैं अपने पति को पिछले आधे घंटे से फोन ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने नेटवर्क में आने के बाद मुझे फोन नहीं किया, बल्कि अपनी प्यारी भाभी को फोन किया। और देवर भाभी के बीच में ऐसी कौन सी बातें हैं जो करना इतनी जरूरी है, जो पत्नी से भी ज्यादा जरूरी है? अपनी पत्नी को फोन न लगाकर अपनी विधवा भाभी को फोन लगाया जा रहा है, और भाभी भी ठाके ले लेकर अपने देवर से बात कर रही है। मम्मी जी देखिए, मैंने कई बार इन दोनों की हरकतें देखी हैं, लेकिन आज तक मैं चुप रही। मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरी गलतफहमी होगी, लेकिन अब नहीं मम्मी जी, अब मैं अपने पति को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकती। आज आप लोगों को फैसला करना ही होगा कि आपके इस घर में आपकी या विधवा बहू रहेगी या फिर मैं रहूंगी। शालिनी ऐसा मत बोल मेरी बहन, ऐसा मत बोल। अगर तू चाहती है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँ ना, तो मैं खुशी चली जाऊंगी, लेकिन देख देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को तू बदनाम मत कर। मम्मी जी कम से कम आप तो मेरा भरोसा करने की कोशिश कीजिए। क्या आप जानती नहीं है मैं कैसी हूँ, और नवीन और मेरे बीच में कैसे रिश्ते हैं? बहू देखो, मेरे जाने न जाने से ना कुछ नहीं होगा। हम किस के मुंह को बंद करेंगे? और यह पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हारे और नवीन के बारे में ऐसी घटिया बातें सुनी है। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल भी इस तरह की नीयत वाला नहीं है, वह तुझे बहुत मान सम्मान देता है, लेकिन मैं किस के मुंह को बंद करूंगी? इसलिए तू चुपचाप इस घर को छोड़कर चली जा। ठीक है मम्मी जी, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ, आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग मुझे इस तरह से कलंकित करके घर से मत निकालिए। और इस तरह की घटिया बातें बाहर किसी से करने की जरूरत नहीं है। आप कहे तो मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे और नवीन के रिश्ते को इस तरह उछालिए मत, बदनाम मत कीजिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुमसे विनती करती हूँ शालिनी कि मेरा भरोसा कर लो। हाँ मैं जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी, मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन अगर तुमको मुझे और नवीन को लेकर इस तरह की शक है
तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। लेकिन देखो, देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को बदनाम मत करना सालिनी, मत करना। और हाँ मम्मी जी, जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगी, नवीन जब घर लौटे तो यहाँ हुई किसी भी बात के बारे में आप लोग नवीन को मत बताना। बस कह देना कि मेरे भैया भाभी मुझे लेने आए थे, इसीलिए मैं यहाँ से चली गई और यहाँ लौटकर अब कभी नहीं आऊंगी। ठीक है बहू, नहीं कहूंगी मैं नवीन से। रोक लो भाग्यवान, बहू को रोक लो भाग्यवान। नहीं जी, अगर हमें अपने छोटे बेटे बहू को खुश देखना है तो बड़ी बहू को जाना ही होगा, नहीं तो यह घर टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि इस घर में शक की आग लग चुकी है। क्या से क्या हो गया? मेरा शेखर क्या गया? मेरी बहू की तो पूरी दुनिया ही बदल गई। बेचारी कहाँ जाएगी भाग्यवान? गांव में माँ बाप नहीं है, वह सूना सा घर पड़ा हुआ है। शहर में भैया भाभी रहते हैं, लेकिन भैया भाभी भी ज्यादा बेचारी को पूछते नहीं हैं। कहीं भी जाए जी, कहीं भी जाए, हम उसके सुख के लिए अपने घर की सुख शांति भंग नहीं कर सकते हैं। पति के साथ छूट जाने से ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए अब कहीं जगह नहीं है। गौरी, तू अचानक कैसे आ गई बेटा? कुछ नहीं काकी, बस यूं ही इस घर की याद आ गई थी तो मैं चली आई। लेकिन बेटी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुझे शहर में अपने भैया भाभी के पास जाना था ना। यह घर तो सालों से बंद पड़ा है। इस घर में गृहस्थी का कोई सामान भी नहीं है, तुम कैसे रहोगी? चलो चलकर मेरे घर रहना। नहीं काकी, मैं यही रह लूंगी। क्या हुआ बेटा, बता मुझे, क्या बात है? जब पड़ोस में रहने वाली काकी ने गौरी से बहुत प्यार से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, तो गौरी अपने आप को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए अपनी उस पड़ोसी काकी को अपना सारा दुख कह देती है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, समझ सकती हूँ। यह जालिम दुनिया ना पति के गुजर जाने के बाद पत्नी को चैन से जीने नहीं देता। अरे मैंने भी ये सारे दुख अपनी जिंदगी में झेले हैं, तो मैं समझ सकती हूँ। वह तो मेरी जेठानी अच्छी थी तो उन्होंने मुझे प्यार दुलार दिया और अपने ही साथ अपने घर में रख लिया, नहीं तो सास ससुर तो मुझे आंखें दिखाते थे। तू बैठ बेटा, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं काकी, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, यह पापी बेशरम पेट है, चाहे कितना भी दुख क्यों ना आन पड़े, लेकिन पहले इसे भरना ही पड़ता है। कमला देवी खाना लेने अपने घर जाती है और वहाँ जाकर वह गौरी के भाई को फोन करके बता देती है कि गौरी गांव आई हुई है। तो दूसरे ही दिन गौरी का भाई गौरी को लेने गांव आ जाता है। मत रो गौरी, मत रो बेटा। काकी, ऊपर वाले ने ही मेरी तकदीर में इतने सारे दुख क्यों लिखे हैं काकी? बेटा, तुम्हारे अंदर सहने की क्षमता है, इसीलिए ऊपर वाला तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। देखना एक न एक दिन तुम्हारे जीवन में भी खुशियाली आएंगी। गौरी, अरे भैया, आप यहाँ कैसे अचानक से आए थे? वो मुझे काकी ने फोन किया था, बताया था कि तुम आई हुई हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। अरे नहीं भैया, मैं कुछ दिनों के लिए बस यहाँ आई हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं अपने ससुराल वापस लौट जाऊंगी। मैं यही रहूंगी कुछ दिन गाँव में। नहीं गौरी, कितने दिन हो गए बेटा कि तू अपने भैया भाभी से मिलने नहीं आई। चल, मैं तुझे लेने आया हूँ, तू चलकर हमारे साथ ही रहना। गौरी, बता दो अपने भाई को। नहीं काकी, सब ठीक तो है ना? मैं कुछ दिनों के बाद लौट जाऊंगी। मैं यहीं से लौट जाऊंगी ससुराल। ऐसा मत कहो गौरी, क्या माता पिता के बाद भैया भाभी का फर्ज नहीं होता है घर की बेटी के देख रेख? क्या गौरी अपनी भाभी के व्यवहार से भली भांति परिचित थी, इसीलिए वह शहर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन गौरी के भाई ने गौरी की एक ना सुनी और जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर चला गया। उधर भाभी ने देखा कि विधवा ननद दरवाजे पर खड़ी है। यह देखकर भाभी ने अपनी त्योड़ियां चढ़ा ली। सुलभा, अरे क्या हुआ जी, क्यों शोर मचा रहे हो आप? अरे गौरी को कहाँ से ले आए आप? गौरी गांव गई थी हमारे पुराने घर में, और तब मुझे कमला काकी ने बताया कि गौरी गांव आई हुई है, तो मैंने सोचा कि ऑफिस से हाफ डे लेकर मैं गौरी को लेने पहुंच जाऊं, और बस गौरी को लेने गांव चला गया था। अरे ये कोई तरीका होता है क्या? आपने मुझे बताया न बताया और आप अपनी बहन को लेने चले गए, ये कोई अच्छी बात है क्या? अरे नाराज क्यों होती हो सुलभा, वो असल में इतना समय ही नहीं मिल पाया कि मैं तुम्हें खबर करता, इसलिए बस। खैर, अब तो तुम्हें पता चल गया है ना। देखो, मेरी बहन की खूब आओ भगत करो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। वैसे गौरी, ससुराल से कितने दिनों की छुट्टी मिली है? भाभी, मम्मी जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, बस जब तक मन करे तब तक रह लो, यही कहकर भिजवाया है उन्होंने। हाँ, लेकिन ब्याही हुई बेटी है ना, ज्यादा दिनों तक मायके में अच्छी नहीं लगती है। आप 2-4 दिन रह लीजिए, उसके बाद वापस अपने ससुराल चली जाइए। देखिए, हमारा छोटा सा घर है, बस एक छोटा सा गेस्ट रूम है, वहीं पर हम अपने बच्चों को सुलाते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप अपना सामान गेस्ट रूम में रख दीजिए, रात को सोने के लिए सोफे में आ जाइएगा हॉल में। मुझे भाभी का व्यवहार तो पहले से ही मालूम था, इसीलिए तो मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन भैया मेरी बात नहीं माने और जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। बेचारी गौरी वो समय की मारी हुई थी, वह किसी से कोई शिकायत नहीं करना चाहती थी। गौरी जहाँ भी रहती वहाँ बिना काम करे वह एक वक्त का भी खाना नहीं खाती थी। गौरी अपने भैया भाभी के घर का पूरा काम करती है, लेकिन फिर भी उसकी भाभी सुलभा उससे हमेशा दुखी ही रहती है। उसके हर काम में वह शिकायत ही निकालती है, क्योंकि वह समझ रही थी कि उसकी भाभी चाहती ही नहीं कि वह इस घर में रहे। क्या गौरी,
ढंग से पोछा भी नहीं लगा सकती। अरे देखो कितना गंदा दिख रहा है घर। तुमसे ना कोई भी काम नहीं बनता, बस फोकट में खाना आता है तुम्हें। शायद इसीलिए ना तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे परेशान होकर ही तुम्हें मायके भिजवाए होंगे। तभी तो 2 हफ्ता होने को आ गया, लेकिन तुम्हारे ससुराल से एक बार भी फोन नहीं आया है तुम्हें बुलाने के लिए। ठीक है भाभी, मैं एक बार और पोछा लगा दूंगी। अरे अगर पोछा ही लगाती रही तुम पूरे दिन तो फिर कपड़े कौन धोएगा, और धूप निकल गई तो कपड़े कैसे सूखेंगे। ठीक है भाभी, मैं पहले कपड़े धो देती हूँ, उसके बाद फिर से एक बार पोछा लगा दूंगी। गौरी की भाभी गौरी के ऊपर बहुत अत्याचार करती, घर के सारे काम करवाती, 2 रोटी की जगह उससे बैलढोर की तरह काम करवाती थी। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत जाते हैं। उधर नवीन भी अपनी ट्रेनिंग से वापस आ गया था, लेकिन उसने जैसे ही देखा कि उसकी भाभी घर में नहीं है तो वह अपनी भाभी को ना देखकर परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से सवाल करता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये 2 हफ्ते ना मेरे लिए 2 साल जैसे बीते हैं नवीन जी। हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, भाभी कहाँ है? शालिनी भाभी नजर नहीं आ रही है। मुझे आए 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन भाभी नहीं दिख रही है घर में। आपकी भाभी के भाई ना उन्हें लेने आए थे, तो अपने भैया भाभी के घर गई है और बोल रही थी कि जब उन्हें आना होगा तब वो वापस आ जाएगी, हम उन्हें बुलाकर परेशान न करें। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? आपको यकीन न हो तो आप जाकर मम्मी जी से पूछ सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि भाभी कभी ऐसा भी कह सकती है। भाभी तो इस घर के लिए अपनी जान छिड़कती थी और वह इसी घर से परेशान होकर इस तरह से जवाब देकर। नवीन को अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं होता, तो वह सीधे अपने मम्मी पापा के पास जाता है। माँ, ये शालिनी क्या बता रही है? भाभी इस तरह से जवाब देकर अपने भैया भाभी के साथ गई है। हाँ बेटा, बोल रही थी कि उसे जब आना होगा तब वो आ जाएगी और नहीं आना है तो नहीं आएगी। अब उसका पति इस घर में है नहीं तो वह किसी के दबाव में नहीं रहेगी, वह जिंदगी अपने अनुसार जीऊंगी। यही सारी बातें बोल रही थी, तो मैंने भी कहा कि जा, जब तक तेरा मन करता है तब तक तू घूम फिर ले। अच्छा ही हुआ माँ, इस घर में तो भाभी अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोगों की नजरें तो हमेशा भाभी के ऊपर ही टिकी रहती थी। अब बेचारी अपने भैया भाभी के घर गई है तो वहाँ अपनी मर्जी से चैन से रह रही होगी। जो पहनना है, जो खाना है, कम से कम वहाँ खुलकर हंस तो रही होगी। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैंने भी कह दिया कि जाओ, जब तक लगता है तब तक रहो। माँ की बात सुनकर नवीन को संतुष्टि होती है, क्योंकि वह यही चाहता था कि उसकी भाभी जहाँ भी रहे हमेशा सुखी रहे। चिंकी, तुम मेरे काम करोगी बेटा? हाँ मम्मी, कहिए ना। तुम पापा से कहना कि बुआ तुम्हारे कमरे में रहती है तो तुम्हें बहुत डिस्टर्ब होता है पढ़ाई करने में। लेकिन मम्मी, मुझे सच में डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि बुआ तो पढ़ाई में मेरी मदद करवाती है। अरे तुझे जितना बोलने को कह रही हूँ ना, तो बस उतना बोल। तुझे नए खिलौना का सेट चाहिए था ना, मैं तुझे दिलवाऊंगी, और हाँ, तेरे स्कूल पिकनिक टूर में भी तुझे जाने की परमिशन दूंगी। बस मैंने जो कहा है वह तो अपने पापा से बोलना। ठीक है मम्मी। भाभी, इस तरह बच्चे को झूठ मत सिखाइए, नहीं तो कल को आपको ही बड़ी दिक्कत होगी। आप खुद अपने बच्चे को झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है भाभी। क्या करूं तो तुम्हें तो अकल है नहीं। पिछले 1 महीने से आकर हमारे सिर में बैठी हो। तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि छोटा सा घर है, शहर में कितने रुपए खर्च होते हैं। अरे एक व्यक्ति का खर्च तो यहाँ हजारों रुपए में होता है, और तुम अभी तक यहीं पड़ी हो। तुम्हें अकल नहीं है तो क्या करूं? मुझे बच्चे से ये सब बोलना पड़ रहा है। एक तो महंगाई का जमाना है, यहाँ तो शहर में पानी तक हम रुपयों से लेकर पीते हैं। छोटा सा घर है हमारा, उस पर भी यहाँ आपा धमकी है, और इस तरह हमारा एक बच्चा तो है ही, हम दूसरा बच्चा भी करना चाहते थे, लेकिन अब आपके खर्च हमारे सिर पर आ गए हैं तो हम दूसरे बच्चे की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आता तो क्या करूं? बच्चों से ही झूठ बुलवाना पड़ रहा है मुझे। ऐसी बात है ना, तो ठीक है भाभी, आप मेरी वजह से बच्चों को झूठ बोलना मत सिखाइए। मैं खुद ही कल क्या, मैं आज ही खुशी यहाँ से चली जाती हूँ। बस मेरे जाने के बाद आप भैया से बिल्कुल मत कहना कि आपने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है, नहीं तो भैया गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस उनसे कह देना कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। हाँ, कह दूंगी, बड़ी आई भैया का डर बताने वाली। इस तरह सुरभा अपनी ननद गौरी को घर से जाने के लिए कह देती है। उधर सुरभा की बेटी दरवाजे के पास खड़ी होकर अपनी माँ की सारी बातें सुन रही थी। सुरभा की बेटी रिंकी अपनी बुआ से बहुत प्यार करती थी, उसे बुआ के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसकी माँ को यह सब पसंद नहीं था। इधर गौरी अपना सारा सामान बांधकर गांव के लिए निकल जाती है। अरे नहीं लाली, अब मायके जाने में कैसा डर मुझे। पहले वो डायन जेठानी जो मेरे पति को अपने बस में कर रही थी, वो यहाँ रहती थी, तो मुझे मायके जाने में डर लगता था, लेकिन मैंने उसे अपने चाल के चलते धक्के मार के इस घर से निकलवा दिया है। अब वह लौटकर इस घर में कभी नहीं आएगी, और मैं अब अपनी मर्जी की मालिक हो चुकी हूँ। मुझे अब अपने पति का अपने से दूर जाने का कोई डर नहीं रह गया। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, बस 2 दिनों के बाद मैं आ रही हूँ। देख, तू अपने ससुराल मत जाना, पहले मेरे साथ तू खूब शॉपिंग करना, हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद ही तू जाना। ठीक है, बाय लाली। अरे आप कब आए? तुम जैसे नीच और घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तुमने मेरी देवी तुल्य भाभी को झूठा आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। मैं भाभी जहाँ भी होगी उन्हें ढूंढ कर यहाँ ले आऊंगा। इस तरह नवीन गुस्से से पैर पटकते हुए वह अपनी भाभी को ढूंढने अपने भाभी के भैया भाभी के घर पहुँचता है, जहाँ पहले से ही गौरी के भैया गौरी की भाभी से पूछताछ कर रहे थे कि गौरी कहाँ चली गई। अरे ऐसे कैसे चली गई गौरी? उसने मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा।
अरे गौरी के ससुराल से फोन आ गया था ना जी, इसलिए वो जल्दी चली गई। अच्छा, किसका फोन आया था मेरी भाभी को? सुलभा, नवीन क्या बोल रहा है? पापा, मम्मी ने बुआ को घर से निकाल दिया। मम्मी आपसे झूठ कह रही है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सुलभा। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चलो नवीन, गांव चलते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बहन गांव गई होगी। अब मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, यही गांव में मेहनत मजदूरी करूंगी और अपना पेट भर लूंगी। गौरी, तुम्हारी भाभी ने तुमसे जो कहा, तुम चुपचाप उनकी बात मानकर यहाँ चले आई। अपने भाई से एक बार भी बात करने की कोशिश ना की। और भाभी, आपने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। नहीं, अब मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाना चाहती। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए। नहीं बहन, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है और भाभी आपका लक्ष्मण जैसे देवर भी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप घर चलिए। मैं ससम्मान आपको हमेशा उस घर में मेरे भैया की पत्नी, मेरी सीता मैया की तरह रखूंगा। नहीं नवीन, अब मैं उस घर में लौटकर नहीं जाना चाहती। और भैया, अगर आप लोग मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं ना, तो आप मेरे लिए एक किराए का मकान दे दीजिए शहर में। मैं वहीं पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर या कोई भी काम करके अपना गुजारा कर लूंगी। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि एक औरत के पति के चले जाने के बाद दुनिया के सारे रिश्ते उसके लिए सिर्फ बोझ जैसे होते हैं। ठीक है भाभी, किराए के घर में क्यों, मैं आपको एक नया घर बनवा कर दूंगा, जो घर सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। हाँ मेरी बहन, उस घर में मैं भी रुपए लगाऊंगा, जहाँ तुम सच सम्मान पूरे अधिकार के साथ अपने घर में पूरे सम्मान के साथ रहो। ठीक है भैया। गौरी को समझ में आ गया था कि अब उसके लिए सारे रिश्ते झूठे हैं। अगर उसके भैया और देवर उसे सपोर्ट भी करेंगे, तब भी उसे उस घर में वह मान सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसीलिए गौरी अपने भैया और देवर के साथ जाने से मना कर देती है। और गौरी के भैया और देवर दोनों मिलकर गौरी के लिए एक मकान बनवाते हैं, जहां गौरी उस मकान में सम्मान से रहने लगती है और अपना गुजारा चलाने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। और समय समय पर गौरी के देवर और भैया गौरी के लिए रुपए भी भिजवाते रहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।